हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे आपको कुछ चैप्टर्स देखने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम चर्चा कर रहे हैं पाठ 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार की। इसमें आज इस सेशन में हम कवर करेंगे प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की। मतलब अपवर्तन होने के लिए सबसे पहले हमने देखा था एक रेक्टेंगुलर स्लैब, है ना, एक आयताकार स्लैब था। स्लैब मतलब एक आयताकार कांच का टुकड़ा था जिसमें प्रकाश आपतित होती थी, और जब सघन माध्यम में मतलब कांच में जब प्रवेश करती थी तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती थी। ठीक उसी तरीके से जब उस ग्लास स्लैब से नीचे निकल रही होती थी तब फिर से वही काम होता था, सघन से विरल की तरफ जाती थी और अभिलंब से दूर हट जाती थी। पर अब थोड़ा सा चेंज है भाई। क्या चेंज है? तो जो वहां पे हमने देखा था कि चौकोर सरफेस होती, चौकोर फेस होती है, लेकिन अब यहां पे वो चौकोर नहीं है। अब कैसी है भाई? अब त्रिभुजाकार है। ये देखिए, ये त्रिभुजाकार है। अब ये त्रिभुजाकार है अगर, तो मतलब ये हो गया ना कि जब ये चौकोर होती थी तो यहां वाला ये जो कोण होता था ये कितना होता था भाई? ये 60, वहां 90 डिग्री होता था, यहां पे 60 डिग्री हो गया। तो कुछ तो परिवर्तन आएगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होती थी? विचलित होती थी। यहां पे विचलन तो होगा ही होगा, साथ में और भी कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे कि थोड़ा सा दिख ही रहा होगा कि भाई ये श्वेत रंग आई और ये अपने कलर्स में स्प्लिट हो गई। मतलब ऐसा हुआ ना कि जो मानव नेत्र हमने इस चैप्टर में देखा हुआ है इसके पहले, अब हमारी बारी आ गई है इसके रंग बिरंगा संसार वाले टर्म्स की। मतलब जो रंग बिरंगा है, यानी रंगों की जब हम बात करते हैं, कलर्स की बात कर रहे हैं, वर्ण क्रम की बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, तो भैया शुरुआत ही होगी इस प्रिज्म के साथ। इस पे जैसे श्वेत प्रकाश डाला 7 रंगों में बट जाता है, जैसा कि आपने इंद्रधनुष के कलर्स देखे। और यही के यही हम सीखेंगे इसमें कि किसी भी चीज का कलरफुल होना हमें कैसे, अपीयरेंस कैसे होता है कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो कलरफुल है। मतलब ये रेड कलर की है, लाल कलर की है, बैंगनी है, ये हरा है, ये नीला है, ये ब्लू है, आखिर ये होता कैसे है, इन सभी चीजों की चर्चा हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं हमारे सबसे पहले टर्म प्रिज्म की। तो भाई प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म सबसे फर्स्ट तो ऐसा है कि प्रिज्म जो है एक तिकोना कांच का स्लैब होता है जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं। ये जो प्रिज्म दिख रहा है, एक्चुअल में इस प्रिज्म को अगर देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार बना होता है। एक त्रिभुजाकार फलक, ये दूसरी, इसके पीछे थोड़ा सा मैं बनाता हूं, दूसरी त्रिभुजाकार फलक ये होती है, और ये पीछे की साइड से इस तरीके से जुड़े होते हैं। मतलब अगर इस त्रिभुज को देखें, दोनों त्रिभुज को, तो इसमें 2 त्रिभुज बनाया मैंने। एक त्रिभुज कौन सा भाई? एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है जो फर्स्ट फेस दिख रही है, एक त्रिभुज तो ये है। तो 2 त्रिभुजाकार हो गए, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, और इसमें 3 आयताकार। तो आयताकार कैसे बनेंगे भाई? तो आयताकार मतलब देखिए, अगर मैं कलर चेंज करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं इस तरफ से एक फेस देखूं तो ये देखिए एक आयत है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से मैं बात करूंगा तो इधर साइड से भी ये क्या आएगी? ये भी एक आयत होगा। ये 2 आयत ये हो गए, और तीसरा आयत कौन हो गया भाई? तो तीसरा आयत ये नीचे जो बेस बना था। मतलब अगर अब इसको देखें तो ये कैसा है भाई? 2 त्रिभुज और 3 आयताकार फलकों से घिर करके बना हुआ कांच का एक स्लैब है, टुकड़ा है एक, है ना। स्लैब मतलब एक टुकड़ा होता है। अब इसमें क्या हुआ? तो आप ऐसा समझ सकते हैं, जो अब से पहले हमारे पास होता था ना, ये रेक्टेंगुलर स्लैब, मतलब आयताकार जब स्लैब होता था, तो इसमें हमने यही तो देखा था कि ये किरण आपतित हुई, आपतन के पश्चात यहां पे जब अपवर्तित होती थी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती थी। कारण ये होता था कि ये जो माध्यम था ये माध्यम विरल था, ये जो माध्यम था ये विरल है, ये जो माध्यम है ये वायु है, और ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है ये जो माध्यम है ये माध्यम है हमारा कांच। कांच मतलब ये जो माध्यम है एक ऐसा माध्यम हो गया भाई, ये माध्यम हो गया हमारा सघन।
तो जब विरल से सघन में आएंगे तो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। अब इसमें और जो हमने बनाया था अभी प्रिज्म, इसमें क्या डिफरेंस है? प्रिज्म को जनरली जब हमें ज्योमेट्रिकली इसको एक्सप्रेस करना होता है तो सिर्फ एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें यहां पे एक्सप्रेस करना, हमने क्या बनाया? सिर्फ एक त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में और इसमें क्या अंतर है भाई? तो इन दोनों में अंतर सिर्फ और सिर्फ यह है कि ये जो अपवर्तक सतह है, ये कैसा सतह कहलाएगा भाई? ये सतह कहलाएगा हमारा अपवर्तक सतह। ये जो सतह है ये हमारा अपवर्तक सतह है। ये जो यहां पे अपवर्तक सतह दिख रहा है, उसके बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है। मतलब अपवर्तक सतहों के बीच का जो कोण है वो कितना दिख रहा है भाई? यहां पे 90 डिग्री। या अगर इन दोनों को बात करें तो ये दोनों कैसे भाई? पैरेलल। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं ये जो है बिल्कुल 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब हम बात करें इसमें त्रिभुज में, तो भाई त्रिभुज में क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं तो अब अपवर्तक सतहों के बीच का कोण जो है वो जो हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, इस त्रिभुज में ये फिक्स है कि इस कोण का मान जो है वो 60 डिग्री ही है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, 60 डिग्री है ना, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तीनों 60-60 है। तो ये क्या हो जाएगी? एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगी। और यहां पे अगर मैं इसको ABC से नेमिंग कर दूं तो यहां पे जितने भी ये कोण दिख रहे हैं, ये ABC, ये तीनों कोणों के जो मान है वो 60-60-60 डिग्री ही है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जो कोण दिख रहा है यहां पे, जैसे A जो दिख रहा है, इसको ही हम कहते हैं भैया प्रिज्म कोण। इसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण। और इस प्रिज्म कोण का मान कितना? 60 डिग्री। अब इसके कारण यह हुआ कि कोई भी श्वेत प्रकाश अगर इसके ऊपर आती है या कोई भी एक प्रकाश पुंज आती है, चले श्वेत प्रकाश को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, एक प्रकाश पुंज इसके ऊपर आई तो कायदे से तो आपको पता है कि इसको चले जाना चाहिए था भाई ऐसा, ठीक है ना, सीधे निकल जानी चाहिए थी। लेकिन ये इधर ना जाकर के ये बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड होगी? क्योंकि ये अपवर्तक सतह पे जैसे ही आएगी यहां पे क्या ड्रॉ होगा भाई? यहां पे ड्रॉ होगा एक नॉर्मल। और हमें पता है कि जब हम चलते हैं विरल से, ये विरल है और ये कांच का बना है तो ये कैसा होगा? सघन। विरल से सघन की ओर, तो ये जो किरण इसको सीधा जो गई थी ये किधर आ जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगेन जब यहां से बाहर निकलेंगे तो यहां पर भी हमको देखने को मिलता है कि यहां पर भी क्या बन जाएगा? एक बन जाएगी नॉर्मल। और इस नॉर्मल के कारण ये जो किरण यहां से निकलेगी वो अभिलंब से अब दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विरल से सघन, अब ये सघन से वापस किस में आ गया? विरल में। तो ये दूर हट गई। अच्छा, अब दूर हट गई, देखिए ये दूर हट गई। अब ये दूर हट गई, इसका मतलब क्या हुआ भाई? कि अपवर्तन हो गया। ये प्रकाश किरण जाना इधर चाहिए थी, ये जो इनिशियल लाइन थी वो इधर जाना चाहिए थी, इसको इधर निकल जाना चाहिए था, लेकिन जा किधर रही है? इधर जा रही है। तो ये हो गया ना विचलन, हो गया अपवर्तन। तो ये कारण क्या था ऐसे अपवर्तन होने का? ऐसे अपवर्तन होने का कारण था कि इन दोनों फलकों के बीच में कोण कितना था? 60 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का था तो साफ सुथरा ऐसा दिख रहा था, यहां पे भी आएगा, यहां पर भी बन जाएगी एक नॉर्मल, और इस नॉर्मल से निकलने वाली जो किरण है वो बाहर चली जाएगी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया था। मतलब इसमें देखिएगा तो आपतित किरण और जो अपवर्तित किरण है दोनों पैरेलल है, लेकिन यहां पे आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में यहां कोण बन रहा है। इस कोण को हम कहते हैं प्रिज्म, इसको कहते हैं विचलन कोण। यहां पे जो ये मैंने ऐसा मार्क किया हुआ है इसको डेल पढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं विचलन कोण। ये हमारा है विचलन कोण। और यहां पे जो दिख रहा है ये कैसा है भाई? पैरेलल हो गई। तभी हम जस्ट चर्चा कर रहे हैं अभी इनके बारे में भी, लेकिन इतनी सी बात तो समझ में आई होगी कि हम प्रिज्म अलग से क्यों पढ़ रहे हैं भाई? ये भी तो कांच का ही बना था, अपवर्तक सतह ही है, यहां पर भी अपवर्तनांक हो रहा है, मतलब अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश किरण आ रही है और अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। लेकिन एक डिफरेंस आया, जब दोनों अपवर्तक सतह ऐसे पैरेलल थे तब यहां पे कैसा हो रहा था भाई? जो भी किरण बाहर गुजरी वो दोनों पैरेलल निकली, और जब इसकी बात करें 60 डिग्री हो गया दोनों अपवर्तक सतहों के बीच का कोण, तो यहां पे मेरे को विचलन कोण मिलने लगा, मतलब एक कोण बना करके निकल रही है। अर्थात प्रिज्म अब एक अलग तरीके का अपवर्तन शो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई प्रिज्म का मेन क्यों कंसिडरेशन आया। वो इसके कारण आया, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है,
इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रिज्म किसे कहते हैं भाई? तो प्रिज्म या एक तिकोना कांच स्लैब होता है जिसके दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। यहां प्रिज्म के कोण का मान नहीं दिया गया है। कारण क्या है भाई? कि ये जरूरी नहीं है कि ये 60-60 डिग्री के ही हो। किसी अदर केस में ये हो सकता है कि इनके कोणों का मान वेरिएट कर जाए, बदल जाए, लेकिन सामान्यतः जो हमें अभी 10th क्लास तक में पढ़नी है वो प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री ही है। और भी कुछ प्रिज्म आते हैं जिनमें प्रिज्म इस तरीके के भी हो सकते हैं भाई। ये जो हो गया ये 120, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अभी ये भी तो प्रिज्म है, ये भी कांच का स्लैब है भाई, यहां पर भी अपवर्तन होगा। एक हमने अभी जो बनाया, ये हमने कैसा बनाया भाई? ये हमने बनाया लगभग 60-60, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो ये दोनों क्या है? दोनों प्रिज्म ही है। अगर ये कांच स्लैब के बने हुए हैं तो ये कैसे हैं? दोनों प्रिज्म है भाई। लेकिन डिफरेंसेस आएंगी, अगर ये अपवर्तक सतहों के बीच का कोण वेरिएट होगा तो डिफरेंसेस हमको देखने को मिलेगी। तो बहुत सी तरीके के प्रिज्म आती है भाई, है ना? निकोल प्रिज्म, फ्रेस्नेल प्रिज्म, ठीक है। न्यूटन ने भी अपने लिए एक प्रिज्म बनाया था, वो अलग है, ठीक। तो चलिए प्रिज्म के बारे में इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन आ गई कि प्रिज्म क्या होता है भाई? एक ट्रायंगुलर फेस का होगा जिसमें दो ट्रायंगल्स होंगे और तीन रेक्टेंगल्स होंगे। जो रेक्टेंगल्स होंगे वो साइड वाइज लगे होंगे और ट्रायंगल्स जो होंगे वो फ्रंट और बेस पे होंगे, ठीक है। इसमें अगर प्रकाश की किरण आती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, वो अपवर्तित तो हो जाती है भाई। अब हम जरा बात करते हैं प्रिज्म के स्ट्रक्चर की और इससे रिलेटेड उसके प्रमुख पदों की। जो मेन टर्म्स हैं हम जरा उनकी बात कर लेते हैं यहां पर। तो भाई प्रिज्म जो कि त्रिकोना फेस दिख रहा था वो आपको यहां पे दिख रहा है ABC, ठीक है। तो इसके जो पार्ट्स हैं उनको जरा एक बार में हम देख लेते हैं ड्रॉ करके पहले, फिर इसके बाद हम इसमें आते हैं कि उनकी क्या नेमिंग्स है ना। तो जरा ड्रॉ करते हैं हम इसको। तो भाई हमारे पास में जब प्रिज्म की हम बात करते हैं तो प्रिज्म में क्या होता है भाई? तो दो हमारे पास ट्रायंगुलर फेसेस, तो एक ट्रायंगुलर फेस ये हो गया, दूसरा ट्रायंगुलर फेस भाई, तो दूसरा ट्रायंगुलर फेस हम यहां ले लेते हैं, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगुलर फेसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगुलर फेसेस में हमको सिंपली क्या करना है कि भाई हमें ये करना है कि ये पहला ट्रायंगुलर फेस और दूसरा ट्रायंगुलर फेस, ठीक है, थोड़ा सा इंक्लाइंड बना लेते हैं इसको। तो इंक्लाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा यहां पे पीछे की तरफ फ्रेम कर लेते हैं एक ट्रायंगुलर फेस, और ये हमारा दूसरा फेस मिला। दूसरे फेस में और पहले फेस में अगर हम बात करते हैं तो भाई यहां पे ऐसा कुछ है बन जाएगा। अब इसमें क्या दिख रहा है भाई? तो यहां पे साफ सुथरी सी चीज दिख रही है कि हमारे जो दो सरफेसेस थे, जैसे मेरा पहला ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ये ट्रायंगल हो गया। अब अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर सरफेस की, रेक्टेंगुलर फेसेस की, तो रेक्टेंगुलर फेसेस जो दिख रहे हैं वो ये दिख रहा है भाई, ये है मेरा रेक्टेंगुलर फेस। ये देखिए ये मेरा एक रेक्टेंगुलर फेस है, ये जो बन रहा है ये मेरा कैसा हो गया? एक रेक्टेंगुलर फेस हो गया भाई। ठीक इसी प्रकार इसके जो पीछे साइड में जो दिख रहा है वो भी एक रेक्टेंगुलर से फेस होगा भाई। ये देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी एक रेक्टेंगुलर फेस है। अब ये इंक्लाइंड जरूर दिख रहा है लेकिन ये पीछे साइड में एक रेक्टेंगुलर, और एक जो रेक्टेंगल बनेगा वो रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा क्या भाई? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये देखिए एक बेस, ये बेस भी एक रेक्टेंगल हो गया। ये हो जाता है हमारे प्रिज्म में। अब क्या करें? तो अब इसमें जरा हम एक लाइट बीम पास करते हैं और इसको जब कभी भी सिंबलिकली बनानी होती है तो सिंपल सा ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होना है कि अब हमने एक व्हाइट लाइट पास करनी है, तो एक हम यहां से लाइट लेकर के आते हैं, ये इस पे आपतित हुई। अब ये जो आपतित किरण है यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये आपतित जो किरण है, ये किरण हमें यहां से जब मिलेगी, देखिए इसको मैं लिख देता हूं, ये हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण। अब जब आपतित किरण यहां से आएगी तो भाई यहां इस सतह पे क्या ड्रॉ होगा? अभिलंब। तो चलिए एक अभिलंब भी ड्रॉ करते भाई। तो यहां पे सतह पे एक ड्रॉ हो गया, ये बन गया हमारा क्या? एक अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। ये अभिलंब किस पे है भाई? ये अभिलंब सतह पे।
अब जब अभिलंब यहां पे ड्रॉ हो गया तो हमें पता है कि ये जो किरण जा रही थी, ये किरण, ये जो हमारी किरण जो यहां तक आई हुई है, ये किरण अब क्या होगी भाई, तो इसको अभिलंब की तरफ ये झुक जाएगी, ये झुक गई अभिलंब की तरफ, ये जो किरण है ये किरण अभिलंब की तरफ झुक गई। जबकि इसको कैसे निकल जाना चाहिए था, तो इस किरण को निकल जाना चाहिए था, सपोज अगर मैं इसे फ्रेम करूं तो इस किरण को निकल जाना चाहिए था भैया ऐसा सीधा, लेकिन ये किरण ऐसी सीधी ना निकलते हुए क्या हुई, तो यहां से ये झुक गई, ये झुक गई अभिलंब की ओर। ये जो है ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा जो दिख रहा है ये क्या है, अभिलंब। अब क्या होगा भाई, तो अब ये किरण पहुंच चुकी है, ये जो किरण है ये किरण अब हमारी जो है पहुंच चुकी है यहां तक। अब यहां से क्या होगा, तो फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, तो चलिए फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते भाई। तो एक अभिलंब फिर से यहां से ड्रॉ हो गया, ठीक है, इस सतह से फिर से एक अभिलंब ड्रॉ हो गया। अब फिर क्या होना है, तो फिर ये होना है कि यहां से जो किरण आपतित हुई थी, अब यहां से ये क्या हो जाएगी, ये निर्गत हो जाएगी, ये बाहर चली गई। तो जब ये बाहर चली गई तो मुझे पता चला कि ये यहां गई और यहां से ये बाहर चली गई। अब बाहर जाते समय फिर से देखिए ये अभिलंब से दूर चली गई। कारण क्या था भाई, तो ये आपतित किरण जो थी ये विरल माध्यम से आई, गई कहां पे, सघन माध्यम में, और सघन से वापस किस में आ गई भाई, तो फिर से विरल माध्यम में आ गई। तो हमें अपवर्तन के नियम से पता है कि जब विरल से सघन में जाते तो अभिलंब की ओर झुक जाते हैं, है ना, अभिलंब की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये नीचे की तरफ झुकी है ना, ये देखिए अभिलंब की ओर ये झुक गई। यहां पे क्या हुआ भाई, तो ये अभिलंब से दूर चली गई। अब एक बात समझ में आती है कि भाई ये जो निर्गत किरण है, ये जो किरण जो बाहर चली गई, ये जो बाहर निर्गत किरण है, ये अल्टीमेटली आ कहां से रही भाई, तो ये आ रही थी। अब अगर मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहां पर जाकर के टच करेगी। अब ये जहां टच किया है इसको ही हम कहते हैं, ये जो यहां पे कोण बना है इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी कोण को, इस डेल को हम कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं विचलन कोण। ये हमारा है विचलन कोण। इसी प्रकार यहां पे इसकी नेमिंग कर देता हूं मैं, ये ए बी सी। तो ये जो ए बी सी ये जो दिख रहे हैं ये है क्या भाई, तो इसी को हम कहते हैं प्रिज्म कोण। ये जो हमारा होता है ये क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसमें डिस्कशन और करें तो भाई ये अभिलंब था, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा अभिलंब है। और ये जो लाइन जो यहां पे ड्रॉ हुई है इसको मैं डॉटेड कर देता हूं, जरा ये डॉटेड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइट बीम है नहीं, ठीक है ना, ये लाइट बीम है नहीं। यहां पे भी इसको डॉटेड कर देता हूं, ये भी लाइट बीम है नहीं, क्योंकि लाइट बीम तो एक्चुअली ऐसे जाकर के ये गई और ये बाहर निकल गई, ठीक है। तो मतलब हो गया विचलन कोण, ए हो गया हमारा प्रिज्म कोण। यहां पे अब एक चीज समझने की है कि ये जो कोण बना अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और आई क्या होता है भाई, तो आई अपने को पता है ये होता है हमारा आपतन कोण। ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा होता है आपतन कोण। और ठीक इसी प्रकार अगर हम यहां पे बात करें तो ये जो लाइट बीम जा रही है इसको कहते हैं हम निर्गत किरण, या फिर इसको कह सकते हैं हम अपवर्तित किरण। इसको हम अपवर्तित किरण भी कह सकते हैं भाई, क्योंकि अपवर्तन के फलस्वरूप ही निकल रही है। तो ये हो गई हमारी निर्गत किरण। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, है ना, उसको भी अगर हम देखें तो द्वितीयक सरफेस के लिए, जो सेकेंडरी सरफेस है उसके लिए ये क्या है भाई, आपतन का ही काम करेगी। लेकिन यहां पे बात करता हूं मैं, ये जो कोण है, ये जो कोण बना है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। तो अगर मैं इसको I1 कहता हूं तो ये I2, अगर ये R1 कहलाएगा तो ये जो यहां पे ये जो आपतिन ये जो बना है ये क्या हो जाएगा भाई, ये R2, ठीक है। ये क्या कहलाने लगेगी, ये कहलाने लगेगी हमारी R2। तो मतलब क्या मिल गया मुझे, ये I2 और I1 ये आपतन कोण, और वैसे ही R1 और R2 जो होगा ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा अपवर्तन कोण। ये हमारा हो जाएगा अपवर्तन कोण, ठीक है। तो मतलब प्रिज्म में मुझे इतनी सारी चीजें देखने को मिलती है, इतनी सारी चीजों से मिलकर के बना होता है हमारा अल्टीमेटली प्रिज्म।
तो अब हम देखते हैं कि हुआ क्या। तो भाई एक किरण जो सीधी चली जानी चाहिए तो विचलित होकर इधर निकल आई है। अब इसके नेमिंग्स एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके नेमिंग्स जो अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया था वो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा एबीसी एक प्रिज्म हो गया, यहां से पी क्यू होती हुई ये लाइट वेव निकल गई है ब्लू कलर से, ये डॉटेड आगे बढ़ा, इसको पीछे की तरफ लाया, तो यहां पे मेरे को प्रिज्म कोण देखने को मिल गया। तो क्या क्या भाई, तो देखिए इसके दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं भाई। दो पार्श्व फलक मतलब जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हुआ। पी आपतित किरण है, जो पीई जो दिख रही है ये क्या है भाई, ये आपतित किरण है, ये पीई है, ये आपतित किरण है। ईएफ अपवर्तित किरण है, तो ये जो ईएफ जो यहां से यहां तक जा रही है क्या है, अपवर्तित किरण है। एफएस जो है निर्गत किरण है भाई, ये बाहर निकल गई, ये निर्गत किरण हो गई। अब क्या करें भाई, तो ए बी सी प्रिज्म कोण है, ये देखिए ए बी सी ये जो है ये क्या है, प्रिज्म कोण है। डी जो है कोण डी जो यहां पे जो जिसको हमने डेल से रिप्रेजेंट किया था, ये इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करा है, डेल से, ये विचलन कोण है भाई। इसके बाद आई आर और ई की बात करते हैं। यहां पे जो कोण आई बना हुआ है, यहां पे जो कोण दिख रहा है, यहां पे ये जो कोण दिख रहा है आई, ये आई क्या है भाई, आपतन कोण। आर क्या है भाई यहां पे, तो ये अपवर्तन कोण। और ई जो है ये जो बाहर निकल रही है इसको हम कहते हैं निर्गत कोण। ठीक है, मतलब इसके सभी नेमिंग्स भी हमको समझ में आ गई। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि अब ये प्रिज्म क्यों ले आए थे, आखिर ये और क्या काम करता है भाई। तो प्रिज्म अब ये काम करता है कि प्रिज्म में से जो इनकी हम बात कर रहे थे, वो यहां पर अगर पीई जो है, जो हमने डिस्कस किया था वही लिखा है भाई अभी, पीई जो है वो आपतित किरण है, ईएफ अपवर्तित किरण है तथा एफएस निर्गत किरण है ना, ये और ये निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ ए बी पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। ये वायु से कहां आ रही है, ये कांच में आ रही है। तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये देखिए ये जाना है इधर चाहिए था, ये झुक गई अभिलंब की ओर। दूसरे पृष्ठ एसी पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागती है। ये यहां से गई और यहां से जब ये जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये दूर हट गई। ये देखिए यहां से ये दूर भाग गई, ठीक है, तो दूर हट जाती है। प्रिज्म भी कांच के घनाकार स्लैब की तरफ अपवर्तन के सभी नियमों का पालन करते हैं भाई। जो ये है ये भी बिल्कुल है ना, अपवर्तन के सभी नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अपवर्तन के नियम क्या होते थे, वही ना कि भाई जब सघन में घुसेंगे विरल से तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और जब सघन से विरल जाएंगे तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो चलिए भाई यहां तक हमको समझ में आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रम की। जो प्रिज्म का एक अतिरिक्त गुण है जिसके लिए प्रिज्म की हम बात करते हैं वो ये है भाई, ये क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है। तो चलिए देखते हैं। जब कभी एक श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म के अपने 7 रंग में विभक्त होने की इसी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं क्या भाई, वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न वर्णक्रमों में विभाजित हो जाता है। अब भाई वर्णक्रम में क्या होता है, तो वर्णक्रम का मतलब है यहां पे रंग से। किससे मतलब भाई, रंग से। कौन से रंग, तो ये रंग है हमारे विबग्योर। अब ये विबग्योर क्या होते हैं, है ना, यहां पे बी नहीं है भाई, एक सेकेंड, विबग्योर है ये, VIBGYOR, अपन ऐसे लिखते थे सीधे ऑर्डर में। ठीक है, विबग्योर का मतलब क्या होता है भाई, तो जरा देखते हैं कि इस वर्णक्रम को विबग्योर से दर्शाया जाता है। इनका क्रम याद रखने के लिए सहायक हो, इसके लिए विबग्योर यूज करते हैं। क्या है विबग्योर, वी मतलब भाई वायलेट बैंगनी, आई मतलब इंडिगो जामुनी, बी मतलब ब्लू नीला, ये जो दिख रहा है ये VIBGYOR, इन सबका मतलब है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इनका अपने आप में एक मतलब है क्या, वी मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो मतलब इन कलरों से मिलकर के बना है। मतलब क्या हो गया भाई, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी और रेड मतलब लाल। अब क्या होता है भाई,
तो अब इसमें एक चीज है कि जब कभी श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, अपने घटकों में विभक्त हो जाता है, तो इसी चीज को हम कहते हैं विक्षेपण। इसी टर्म को क्या कहा जाता है भाई? विक्षेपण। और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वर्ण विक्षेपण। जो ये हमें 7 रंगों की ये जो पट्टी मिली है, ये जो 7 रंगों की यहां पे पट्टी दिख रही है, इस पट्टी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये 7 रंगों की पट्टियों को हम कहते हैं भैया स्पेक्ट्रम। और इसे, ये पूरी जो घटनाक्रम जो चल रही है, इसको कहते हैं हम क्या? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मतलब श्वेत प्रकाश का अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना। अब श्वेत प्रकाश क्या होता है? हमने तो जो देखा है सूर्य के प्रकाश को, वो श्वेत तो नहीं होता। तो भाई एक सिंपल सी बात, जब हम मानव नेत्र पढ़ रहे थे तब हमने एक चीज की चर्चा की थी कि हमारा जो मानव नेत्र है उसमें एक येलो स्पॉट है। येलो स्पॉट क्या होता है भाई? तो येलो स्पॉट मतलब जब मुझे मैक्सिमम ब्राइटनेस दिखती है ना, अत्यधिक चमक दिखती है ना, तो वो मुझे येलोइश दिखती है। ठीक है। और श्वेत प्रकाश का मतलब सिंपली ये है कि ये जो सूर्य से आ रही प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश है। श्वेत का मतलब क्या भाई? जो 7 रंगों से, कैसी प्रकाश होनी चाहिए? जो 7 रंगों से मिलकर के बनी हुई है। और वो 7 रंग ये दिख रहे हैं यहां पे। ठीक है। मतलब कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम बनाता है, वह श्वेत प्रकाश। समान स्पेक्ट्रम मतलब सूर्य का प्रकाश जैसे अपने 7 रंगों में विभक्त हुआ, 7 रंग के स्पेक्ट्रम को बनाया, उसी प्रकार से श्वेत प्रकाश किसी और प्रकाश को भी कहा जा सकता है, बशर्ते कि उसके पास सूर्य के प्रकाश जैसा ही स्पेक्ट्रम हो। अच्छा, यहां पे एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे कर सकते हैं भाई, और बड़ा ही मजेदार सा एक्सपेरिमेंट है। क्या है एक्सपेरिमेंट? तो ये एक्सपेरिमेंट है हमारा भाई, देखते हैं हम जरा इस एक्सपेरिमेंट को। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट सिंपल सा है। एक काम कीजिए, एक गोल है ना, एक ऐसा गोल, ठीक है, एक पेपर का टुकड़ा कट कर लीजिए, सफेद कलर का टुकड़ा कट कीजिए, और इस टुकड़े को क्या काम करना है कि 7 भागों में बांट देना है। ठीक है ना। इसको कितने भागों में बांट दिया जाए भाई? तो इसको 7 भागों में चलिए बांट देते हैं। तो ये हो जाता है एक भाग, ये बन जाता है हमारा दूसरा भाग, ये हमारा बन गया तीसरा भाग, ये हमारा बन गया चौथा भाग, ये हमारा बन गया 5वां भाग, ये हमारा 6 और 7, मतलब कुल कितने भाग में बट गए? 7 भाग। अच्छा, यहां थोड़ा सा बराबर सा नहीं दिख रहा, किंतु आप बराबर ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलेगा, सच कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट बराबर रहेगा तो ज्यादा प्रॉपर दिखेगी। तो कितने भाग हो गए? 7। अब 7 में क्या करें भाई? तो 7 में अलग अलग रंग भरिए। ये इसमें जो रंग भरेंगे वो भरेंगे हम VIBGYOR। इन सभी में अपने जो रंग है उन रंगों को भर दीजिए भाई। इन सभी में रंगों को भरने के बाद इसको एक काम करना है, इसको ऐसा समझ लेते हैं, नीचे की तरफ बनाता हूं, इसको एक इस तरीके से, है ना, ऐसा समझ सकते हैं। एक ऐसा हमने ओवल शेप में लिया है और एक नीचे ऐसी लकड़ी लगा ली। ठीक है ना। जो पेज था ना वो ऐसे पेन के ऊपर रख लिया, और इन सभी को क्या किया भाई? इन सभी को 7 रंगों में हमने बांट रखा है। अब क्या करना है? आपको तेजी से इसको ऐसा घुमाना है, जोर जोर से। तो पता है क्या दिखेगा? ये आपको 7 रंग के नहीं दिखेंगे, ये आपको दिखेगा व्हाइट। ये सबसे बढ़िया तरीका है हमको स्पेक्ट्रम समझने का। क्या करना? 7 रंग आपके, ये 7 रंग आपके स्केच पेन में मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उन 7 रंग से सभी खंडों को भर दीजिए भाई। ऑर्डर में ही भरना होगा, बस ये ध्यान रहे कि इसी तरीके से ऑर्डर में हमने भर दिया। अब मुझे क्या करना है? इसको ऐसे जोर जोर से ऐसे गोल 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 घुमाना है। तो क्या होगा कि मुझे एक ही समय पर 7 कलर एक ही जगह मिक्स होते हुए दिखेंगे। तो मुझे कैसा प्रतीत होगा भाई? सफेद रंग का। और धीरे धीरे करेंगे ना ऐसा, टक 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 टक, ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो क्या दिखेगा? वो आराम से आपको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड अलग अलग दिखेगा। लेकिन जब थोड़ा सा तेजी से करेंगे वो 7 कलर मिक्स हो जाएगा, व्हाइट कलर दिखने लगेगा। और भी कर सकते हैं इसको, जैसे आपके पास में जो वो कांच का जो पेन होता है, जो थोड़ा सा एंगल वेंगल बने होते हैं उस पेन में, खिड़की से पतली सूर्य की रोशनी आ रही है, उसके रास्ते में ऐसा रख दीजिए। ठीक है। ये हमारा है पेन, ये हमारा है भैया पेन। ठीक है। कुछ इस तरीके का कुछ पेन है। अब इस पेन के लिए क्या करें भाई? तो इस पेन के लिए ये ऐसा हमारा है भैया, निब वेब भी है ना।
अब इस पेन के लिए आपको क्या करना है, तो आपके सामने अगर आ रही है सूर्य की रोशनी, सफेद रोशनी आनी चाहिए भाई सूर्य की, हम तो लाल ले आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सफेद आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इसलिए रेड ले रहा हूं भाई। अब क्या होगा, यहां पे आई, अब क्या करेंगे आप इसको जब घुमाएंगे ना, तो इसके पश्चात जो यहां पे मिलेगा वो सातों रंग मिलेंगे। नीचे जो मिलेगा वो वायलेट मिलेगा, और ऊपर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेड कलर मिल जाएगा। यहां पे मुझे जो ऊपर जो मिलेगा ये रेड मिल जाएगा, और नीचे यहीं से निकला हुआ जो मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा भाई, ये देखिए वायलेट कलर के, मतलब नीचे आ गया हमारा क्या, बैंगनी, ऊपर आ जाता है लाल। और इसके बीच में ये जो पूरे कलर है VIBGYOR के, ये सातों कलर इसके बीच में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा अल्टीमेटली स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम को जिस ऑर्डर में दिख रहा है उसी ऑर्डर में हमें याद रखना होता है, क्योंकि ये इसी ऑर्डर में चलता है भाई। ऑर्डर क्या है, तो नीचे है वायलेट, ऊपर है रेड, स्पेक्ट्रम का यही ऑर्डर होता है, नीचे वायलेट, ऊपर रेड, ठीक है। अब जरा हम थोड़ी सी और आगे चर्चा कर लेते हैं इसमें। तो न्यूटन ने, है ना, आइजैक न्यूटन ने इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था। हम उस प्रयोग की चर्चा करने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या प्रयोग किया, किस तरीके से इसको स्पेक्ट्रम को उनने निकाला था। तो उन्होंने क्या किया था, न्यूटन के इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर के बना है। भाई पहले हमें नहीं पता था कि सूर्य का प्रकाश ये 7 रंग से मिलकर के बना है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्गों में विक्षेपित हो जाती है, बट जाती है। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोण पर झुकते हैं। मतलब क्या हुआ, यहां से ये देखिए, यहां से जो ये कोण जो बनना है, ये लाल का अलग है, येलो का अलग है, ये वायलेट का अगर देखते हैं तो अलग है। मतलब क्या समझ में आया कि जो प्रकाश की चाल, ये क्यों हो रहा है भाई, तो ये इसके कारण हो रहा है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक इसी प्रकार अलग अलग वर्णों की, वर्णों मतलब क्या, अलग अलग रंग के प्रकाश, है ना, अलग अलग रंग के प्रकाश की बात करना चाह रहा हूं। अलग अलग वर्णों की चाल अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अब इसका क्या मतलब है भाई, तो इसका मतलब यह हो गया कि जब श्वेत प्रकाश आया और यहां पे अपने 7 रंग में विभक्त हुआ, तो लाल रंग रह गया ऊपर और वायलेट रंग आ गया नीचे। मतलब प्रकाश की जो चाल है वो वायलेट की और रेड की कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो जब चीजें अलग अलग चलेंगी, जब अलग अलग तरीके से चलेंगी, तो भाई यहां पे जो पहुंचने का टाइम होगा, यहां पे मुझे पहुंचाना है सबको, तो सब अलग अलग चलेंगे ना। वायलेट मुझे दिख रहा है पहले आ गया, रेड जो है ये दिख रहा है कि बाद में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रकाश के वर्णों की जो चाल होती है किसी माध्यम में वो अलग अलग होती है भाई। अब अलग अलग प्रकाश के माध्यम की जो चाल होगी, उसमें माध्यम में अलग चाल अलग होगी, तो भाई मुझे वो 7 रंग अलग अलग दिखने लग जाएंगे। देखिए लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। सबसे अधिक झुकाव किसकी है, बैंगनी की, और सबसे कम झुकाव किसकी है, लाल रंग की। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। जो हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि न्यूटन्स का भी प्रिज्म है, इन्होंने ही सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। उन्होंने क्या किया था, श्वेत प्रकाश से 7 रंग प्राप्त किए थे। एक दूसरा समान प्रिज्म का उपयोग करके उन्होंने स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न भी किया था भाई। मतलब एक और उन्होंने यूटिलाइज किया प्रिज्म और कोशिश किया कि ये जो डिफरेंसेस जो दिख रहे थोड़े थोड़े से वो और ज्यादा हो जाए, मतलब इसके बीच में और ज्यादा ही विभक्त हो जाए प्रकाश, और ज्यादा डिस्पर्स हो जाए प्रकाश, ऐसी भी उन्होंने कोशिश की हुई थी। ठीक है, चलिए अब इसका कारण क्या है, ये अलग अलग तरीके से जो दिख रहा है इसका मुख्य रूप से कारण क्या है। तो मुख्य रूप से कारण ये है भाई कि प्रकाश जो चल रही है ना, प्रकाश के चलने के लिए क्या होता है भाई, तो प्रकाश के चलने के लिए हमने पढ़ा कि ऐसे वेव्स में चल रहा होता है, प्रकाश किरण ऐसे वेव में चलता है।
अब इस वेव में क्या होता है कि अगर हम किसी दो श्रृंगों की इसकी बात कर दें तो इसको हम एक लैम्डा, ये साइन है, इससे डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तो ये जो तरंग दैर्ध्य है ये रेड कलर का अलग हो गया, और अगर हम वायलेट कलर की बात करेंगे तो वायलेट कलर की जो तरंग दैर्ध्य वो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी भाई। ठीक है, अब तरंग दैर्ध्य अलग हो गई। देखिए इनके बीच की जो दूरी है वो अलग है। रेड की अगर बात करते हैं तो वो अलग है। मतलब एक चीज समझ में आता है कि प्रकाश जो चल रही है वो अलग अलग वर्ण जो चल रहे हैं उनका जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है वो अलग अलग है। इसी के कारण उनका जो चाल है वो अलग अलग है। और चाल अगर अलग अलग होगी भाई, एक सीधी बात समझिए, एक लाइन में हम 7 लोगों को ऐसे खड़ा किया, ठीक है, कैसे? एक जने को यहां खड़े किए, एक को यहां खड़े किए, एक लोग को यहां खड़े किए, ऐसे, और सबको दौड़ने बोल दिया, और फिर कहा गया कि भाई ये फिनिश पॉइंट है, यहां आकर के सबको खत्म करनी है। तो भाई जो तेज दौड़ेगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, जो धीमे दौड़ेगा वो बाद में आएगा, जो उससे थोड़ा सा तेज दौड़ेगा वो उसके बाद में आएगा। मतलब कैसा समझ में आ रहा भाई कि अलग अलग अगर चल रहे होंगे तो पहुंचने का समय अलग अलग हो जाएगा और वो डिफरेंशिएट होते हुए दिखेंगे। यहां से जब मैं खड़े होकर के देख लूंगा तो मुझे सब एक ही लाइन में दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि एक ही लाइन है। लेकिन जब यहां डेस्टिनेशन पे पहुंचने की बारी आई तो पता चला सब अलग अलग पहुंच रहे। तो मतलब क्या हुआ भाई कि इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, इसके कारण प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसी कारण हमें वहां पे स्पेक्ट्रम दिख रहा होता है, स्प्लिटिंग्स दिख रही होती है। ठीक है भाई, तो अब जरा हम देखते हैं एक छोटी सी बात और, प्रिज्मों का समायोजन या प्रिज्मों का संयोजन कहें, ठीक है ना। प्रिज्मों का भाई हम क्या कर रहे हैं? हम करने जा रहे हैं संयोजन। अब प्रिज्मों का संयोजन का मतलब, तो हमने ये देखा ना कि एक श्वेत प्रकाश आएगी तो रेड और वायलेट में बट जाएगी। अगर मेरे पास भाई अपना दिमाग, खुरापाती दिमाग, क्या करते हैं भाई, भले प्रिज्म ऐसा नहीं पलट के रखेंगे हम, तो चलो ना पलट देते हैं। ये हमने प्रिज्म को पलट दिया, तो पलटा तो क्या हुआ भाई कि जो हमारी वायलेट कलर और रेड कलर स्प्लिट हुई थी वो वापस से मर्ज हो गई, और मर्ज होकर के क्या बना लिया? व्हाइट लाइट बन गई, है ना। मतलब यहां पे अगर हम डिस्कस करना चाहें तो भाई ये क्या हो रही है, तो यहां पे सिंपली ऐसा हुआ कि हमारा जो प्रिज्म था, ठीक है, ये हमारा एक प्रिज्म हो गया। इस प्रिज्म से हमने क्या गुजार दी भाई? इस प्रिज्म से हमने गुजारी एक श्वेत प्रकाश, है ना। हमारी श्वेत प्रकाश काले रंग की है, ठीक है, ठीक है ना। तो भाई श्वेत प्रकाश काली कैसी होगी? क्योंकि हमने बनाई है। अब क्या हुआ? तो भाई यहां पे मुझे देखने को मिला कि ये बट गई लाल में, और एक ये बट गई किस में भाई? वायलेट में। तो ये बता दी हमने रेड में और वायलेट में। अब क्या कर दिया? तो अब मैंने कहा भैया एक और प्रिज्म ले आइए, दूसरी प्रिज्म हमने ले आई, और कैसी रखी? उल्टा करके। उल्टा करके इसका मतलब क्या है? ये रही प्रिज्म, ये हो गया इसका बेस, और ये बन गई, ये दूसरी प्रिज्म है। चलिए इसकी ये वाली लाइन भी ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर ले लेते हैं लाइन। अब क्या होगी? तो अब आपको पता है कि ये जो रेड लाइट थी वो वापस से इसमें जाएगी, जो रेड लाइट थी ये रेड लाइट भाई वापस से इसमें जाएगी, और जो वायलेट कलर था, वायलेट कलर भी भाई ये भी तो चलेगा, ये वायलेट कलर भी आया, और फाइनली ये जो कलर निकल के आई थी, फाइनली जो यहां पे कलर निकल के आई थी व्हाइट, वही व्हाइट कलर वापस से निकल जाएगी। अगर यहां पे इस लाइन को भी ज्वाइन करता हूं, मैं इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करूं, तो ये दोनों लाइंस हमेशा ही कैसी रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। यहां पे अगर मैं इसको, इस लाइन को भी ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं, तो ये दोनों लाइंस हमेशा कैसी रहेंगी? पैरेलल। मतलब जो आपतित थी वो वैसी रहेगी, उसके पैरेलल ही चलती रहेगी भाई, ठीक है ना। क्या होगा? उसके बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगी। अब क्या हो गया भाई? तो सिंपल सॉर्टेड समझ में आई थी कि यहां से हमने क्या भेजा था? यहां से हमने भेजी थी व्हाइट लाइट, और यहां पे जो स्प्लिटिंग्स हुई थी वापस से यहां पे किस में बदल गई? व्हाइट लाइट में ही बदल गई। यानी सफेद प्रकाश आई, सफेद प्रकाश ही बाहर चली गई, ठीक है, और इन दोनों के बीच में बिल्कुल पैरेलल चली गई, ठीक है। इसको, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे क्या हो गया भाई? इसको हम कहते हैं विचलन, यहां विचलन हो गया, या पूरा कहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं विक्षेपण रहित, विक्षेपण रहित विचलन। मतलब विक्षेपण नहीं हुआ। विक्षेपण का मतलब क्या था भाई? अपने जो कलर्स थे या जो कलर्स थे उसमें नहीं हुआ। ये क्या हो गई? सिर्फ और सिर्फ
विचलित हुई, मतलब जाना जिस डायरेक्शन में चाहिए, जिस पथ पे जाना चाहिए था उससे अलग हट गई है बस। ठीक है, तो भाई अब हमारे पास क्या है, तो हम देख लेते हैं एक बार कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। ये सिर्फ बाउंड्री कंडीशन है भाई, रेड और वायलेट। रेड और वायलेट क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री मतलब उसके अंदर सभी रंग हैं, उसके बीच में बाकी के कलर्स भी चल रहे हैं, विभक्त हो जाती है। परंतु पुनः विभक्त प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो विभक्त प्रकाश श्वेत प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। जो ये रेड और वायलेट में बटी थी वापस से मर्ज होकर के श्वेत प्रकाश में बट गई, यानी फाइनली जो मुझे यहां पर मिल जाती है वो श्वेत प्रकाश ही मिल जाती है। यही हमने देखा प्रिज्मों के संयोजन से। ठीक है, प्रिज्मों के संयोजन में हमें समझ में आ चुका है भाई कि श्वेत प्रकाश जो स्प्लिट हो रही है उसका रिवर्सल ऑर्डर भी पॉसिबल है, जैसा कि हमने देखा था जो व्युत्क्रम नियम था अपवर्तनांक के, उसमें भी। ठीक है ना, तो भाई इस प्रकार से हमने देख लिया कि प्रिज्म क्या होता है, किस तरीके से बिहेव करता है और कौन कौन से तरीके से रंगों को वो विभक्त करता है। तो बाकी के कोर्सेज के लिए क्या करें भाई, तो उसके लिए आपको करना है अपने सर्च बॉक्स में magnetbrains.com सर्च। आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से टैप कीजिए, आपकी सारी क्लासेस, सारे ही सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। यूपी बोर्ड के कंटेंट्स चाहिए आपको तो यूपी बोर्ड टैप कीजिए, आपको वहां पे यूपी बोर्ड से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। सिमिलरली ओलंपियाड या एनटीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां, सारे सिलेबस, सभी क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मिल जाते हैं इसमें। सिमिलरली आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, टैप कीजिए और वहां से सीख सकते हैं इंग्लिश बोलना भाई। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं और आपने इसको टैप किया, आपके सामने आपकी क्लासेस ओपन हो जाती हैं। आप जिस क्लास को देखना चाहते हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट है, 10th को टैप कीजिए, आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। सब्जेक्ट्स में जैसे फिजिक्स देखना है, आपने इसको क्लिक किया, वॉच नाउ पे आपके सामने आपके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां एक ही चैप्टर के अंदर, मतलब एक ही इस फोल्डर के अंदर आपको इसके कंसेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। तो जैसे ही आप इसको प्ले करते हैं, आपके सामने इस तरीके से आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको आप कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात भाई, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया 6 to 12th फ्री एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट्स और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।